नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गाजर की खेती राज्य के लगभग सभी भागों में की जाती है। गाजर का उपयोग सब्जी, सलाद, जूस, अचार, हलवा बनाने में किया जाता है। गाजर खाने में न सिर्फ शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, बल्कि कई शारीरिक बीमारियों से भी बचाव होता है। इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान गाजर की खेती करने जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार से करें गाजर की उन्नत तकनीक से बुआई, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई, रबी का सीजन आ गया। रबी में गाजर की खेती भी बहुत लाभदायक है। किसान भाई गाजर की खेती कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि गाजर का हलवा ठंडियों में काफ़ी प्रसिद्ध है, तो गाजर की खेती मुख्य रूप से इसकी जड़ों के लिए की जाती है। और ये सबसे अधिक इसका जो उपयोग किया जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। सब्जियों के रूप में भी उपयोग किया जाता है, मिठाई के रूप में भी उपयोग किया जाता है, इसका अचार भी बनाया जाता है। तो गाजर की खेती किसानों के लिए लाभदायक होगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें इसकी खेती अगस्त के बाद कभी भी इसकी बुआई की जा सकती है। आजकल तो बरसात के लिए भी पूसा सीता करके एक वैरायटी आई है, उसकी भी आप खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, गाजर की दो तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती है। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटस, पूसा, यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इनकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केशर, पूसा वृष्टि प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये वैरायटी जो है ये बायोफोर्टिफाइड है। इसमें ज़्यादा मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर है। चूँकि ये जड़ वाली फसल है, तो जैसा आपको पता है इसमें डीप प्लॉइंग की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर देना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 40 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम एमओपी का आप प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें। और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। बोने का समय मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगस्त के बाद ठंड के हिसाब से, जैसा आपके यहाँ का तापमान है उसके हिसाब से किस्मों का चयन करके आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और इसके लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर के हिसाब से पर्याप्त होता है। और जैसा कि सभी फसलों में, खास तौर से सब्जी की फसलों में, हमको इस चीज़ का बीजोपचार का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। इसमें जो बोने की विधि है, ये मुख्य रूप से या तो आप मेड़ विधि से बो सकते हैं या आप इसमें क्यारी बनाकर भी बो सकते हैं। तो इसमें जो लाइन से लाइन की दूरी है वो करीब करीब 30 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो पौधों से पौधों की दूरी है वो करीब 7 से 7.5 सेंटीमीटर के आसपास हमको लेना चाहिए।
इसमें सिंचाई प्रबंधन की बात आती है तो इसमें तो बुवाई के समय इसमें पानी की आवश्यकता होती है और उसके बाद भूमि के नमी के अनुसार हर तीसरे चौथे दिन में इसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। चूँकि ये जड़ वाली फसल है, कंद वाली फसल है, तो इसमें तो निदाई गुड़ाई अगर मैकेनिकल किया जाए, हाथ से किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो सकती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। महिलाओं का जिक्र आते ही अधिकांश लोगों के मन में घर गृहस्थी चलाने वाली कामकाजी महिलाओं की छवि उभरती है, लेकिन आज बदलते वक्त के साथ महिलाएं किसी भी कार्य को पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर सफलतापूर्वक अंजाम दे रही हैं और घर परिवार के साथ साथ अन्य कार्यों को भी बड़ी जिम्मेदारी से बखूबी निभा रही हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक है बिहार राज्य के बांका जिले की गांव झिरवा में रहने वाली महिला किसान रिंकू देवी, जो कि मशरूम की खेती कर सफलता के नए आयाम छू रही हैं और इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर अपने जीवन स्तर को भी सुधार रही हैं। तो चलिए मिलते हैं रिंकू देवी से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। सबसे पहले मैं पारंपरिक तरीके से खेती करती थी और मैंने 2011 में कृषि विज्ञान केंद्र बांका में और कृषि विभाग आत्मो से इसका मशरूम बनाने का उत्पादन का इसका ट्रेनिंग लिया। उसके बाद हमने इसको शुरू किया। पहले तो कम लागत में, जैसे कि 2000 लागत से और 10 बैग से ही शुरू किए थे। धीरे धीरे मैंने अपना इस यूनिट को बढ़ाया और इस यूनिट को बढ़ा के लगभग 5 से 7 साल से हम बटन मशरूम का खेती कर रहे हैं। रिंकू देवी एक ऐसा नाम जिन्होंने मशरूम के कार्य में दौलत और शोहरत दोनों कमाया है। यही नहीं, इनकी सफलता को देखकर इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन महिला ने इस कार्य से अपनी आर्थिक दशा को तो सुधारा ही है, इनसे सीखकर इनके आसपास की महिलाएं भी अपनी आमदनी बढ़ा रही है। सबसे अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मुनाफा बटन मशरूम की खेती में होता है, क्योंकि ये हमारा कम से कम जब हमारा इसका टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री होता है तो हम लोग इसको कंपोस्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो आस्टर की खेती सालों भर करते हैं और बटन की खेती हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में जो करते हैं तो कम 4 महीनों में करते हैं, जैसे कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, किसी लास्ट मतलब फरवरी तक हम लोग बटन मशरूम की खेती करते हैं। जैसे कि अक्टूबर से कंपोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम लॉन्ग मेथड से करते हैं, तो लॉन्ग मेथड से 1 महीने यानी 28 दिन कंपोस्ट बनाने में लग जाता है। अगर शॉर्ट मेथड से करते हैं तो पाइप विधि से, उस मेथड से 15 दिन में हमारा कंपोस्ट रेडी हो जाते हैं। वैसे क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बटन मशरूम चाहे पाइप विधि से करें या फिर लॉन्ग मेथड से करें। हाँ, अगर पाइप विधि से करते हैं तो हमारा टाइम बचता है, टाइम की बचत होती है। 15 से 17 दिन में स्पॉनिंग करके रेडी हो जाता है। और लॉन्ग मेथड में क्या होता है, 28 दिन हमारा बटन मशरूम का कंपोस्ट बनाने में ही लग जाता है। उसके बाद हम लोग स्पॉनिंग करते हैं। सबसे पहले बटन मशरूम बनाने में जो हमारा उसमें सामग्री लगता है वो है हमारा सूखा भूसा, जो कि सूखा भूसा लगता है, चिकन मैन्योर लगता है, दूसरा की जिप्सम, SSP, पोटास और यूरिया और चोकर, ये सब डालते हैं। जैसे कि हम 10 क्विंटल भूसा लिए तो हम उसमें कम से कम 40 से 50% चिकन मैन्योर डालते हैं और 10% जिप्सम डालते हैं और 2% पोटास डालते हैं और 2% SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं और 2% यूरिया डालते हैं। बाकी चोकर हम लोग 5% डालते हैं। इस हिसाब से हम लोग, अगर लॉन्ग मेथड से हम बता रहे हैं तो पहले क्या करते हैं, भूसे को भिंगा लेते हैं और उसको 2 दिन ये प्लास्टिक से ढक के रख देते हैं ताकि वो पूरी तरह से भीग जाए। फिर 2 दिन के बाद उसको पलटाई करते हैं, उसमें चिकन मैन्योर मिला देते हैं और फिर चिकन मैन्योर मिला के उसको पुनः 2 दिन के लिए उसको फिर से ढक दिया जाता है। और फिर उसके बाद तीसरे पलटाई में हम लोग 10% जिप्सम मिलाते हैं और जिप्सम मिला के और 2%
पोटाश डालते हैं और 2% SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं और 2% यूरिया डालते हैं। बाकी चोकर हम लोग 5% डालते हैं। कुल मिला के 28वें दिन होते होते 8 पलटाई करते हैं। उसके बाद 8 पलटाई के बाद हम लोग स्पॉनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पॉनिंग करके उसके बाद हम लोग उसी रूम में रखेंगे जिस रूम का टेम्परेचर लगभग 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर हो। रूम की तैयारी जो हम करेंगे तो रूम को सबसे पहले अगर खाली रूम है तो उसको स्टरलाइजेशन कर लीजिए, यानी कि 5 लीटर फार्मेलिन में 2 ml 5 लीटर पानी में 2 ml फार्मेलिन और बेबिस्टिन का घोल बनाकर आप पूरे रूम को स्प्रे करके उसके बाद रूम को बंद करके छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए। उसके बाद ही आप बटन मशरूम को अंदर में ले जाके बैग को रख सकते हैं, वहाँ पर रख देंगे। उसके बाद 1 सप्ताह से यानी 8 से 10 दिन के बाद हमारा उसमें केसिंग यानी नेट आना स्टार्ट हो जाता है। नेट आने के बाद हम लोग 12 से 15 दिन के बाद उसमें केसिंग करते हैं। केसिंग के 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद उसमें प्रोटीन आना स्टार्ट हो जाता है। बटन मशरूम उत्पादन में केसिंग करना भी एक जरूरी कार्य होता है। केसिंग भी एक तरह की खाद होती है जिसे अलग से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करना काफी आसान होता है। केसिंग मटेरियल में हमारा लग जाता है कोकोफिट और जिप्सम। कोकोफिट और जिप्सम को मिला के स्टरलाइजेशन कर लेते हैं। उसके बाद 24 घंटे के लिए हम लोग प्लास्टिक से ढक देते हैं। स्टरलाइजेशन में फार्मेलिन और बेबिस्टिन का 5% 1 लीटर में 2 ग्राम फार्मेलिन और 2 ग्राम बेबिस्टिन मिला के उसको स्टरलाइजेशन करके फिर पॉलीथीन से ढक देते हैं और पुनः 24 घंटे के बाद उस नेट पर कंपोस्ट पर फैले हुए नेट पर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद हम लोग उसमें पानी की मात्रा लगभग 80% रखते हैं, उसको भिगा के रखते हैं। स्प्रे कर देते हैं स्प्रे मशीन से ताकि हमारा मतलब उसमें नमी कम ना हो और केसिंग मटेरियल सूखे नहीं। केसिंग करने के बाद नमी बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। यही से आपका उत्पादन घटता या बढ़ता है। इसीलिए पानी का छिड़काव करते समय यह ध्यान रखें कि पानी केसिंग तक ही रहे, कंपोस्ट तक न पहुंचे। नमी को बरकरार रखते हुए हम लोगों को कम से कम 8 से 10 दिन के बाद उसमें पिनहेड आना स्टार्ट हो जाता है और पिनहेड के बाद 4 से 5 दिन में बटन मशरूम का हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। हमारे किसान भाई जी तोड़ मेहनत करके फसलें उगाते हैं जिससे मिलने वाला फायदा सीमित ही रहता है। लेकिन अगर किसान एक छोटे से एरिया पर मशरूम उत्पादन करें तो अपनी आमदनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। रिंकू देवी इसका जीता जागता मिसाल है। जैसे कि हम सालाना लगभग 10 से 15 क्विंटल बटन मशरूम उत्पादन कर लेते हैं और लगभग 5 क्विंटल ऑयस्टर मशरूम भी उत्पादन कर लेते हैं। अगर सीजन में करते हैं बटन मशरूम तो हमें काफ़ी मुनाफा हो जाता है। जैसे कि 10 से 15 क्विंटल सालाना उत्पादन किए तो लगभग हमारा 5 से 6 लाख टर्नओवर हो जाता है और सारा खर्चा काट के हमें 2 से 3 लाख हमारा बटन मशरूम से इनकम होता है और ऑयस्टर मशरूम में लाख रुपया इनकम ऑयस्टर में भी हो जाता है। और इसका मार्केटिंग के लिए यहाँ हम थोक भी बेचते हैं और खुदरा भी सेल होता है। ऐसे जगह पर हमारा यूनिट है जो कि मेन रोड पर है, तो लोग खुदरा भी ले जाते हैं और थोक में भी ले जाते हैं। ज़्यादातर हम बिचौलिए को देते हैं, यानी जो भी व्यापार हैं उनको दे देते हैं। रेट हमारा लगभग थोक में देते हैं तो 200 से 180 या 200 ये रेट हमारा होता है। वैसे खुदरा में ये 250 रुपये बिकता है और यहाँ हमारा लोकल मार्केट में भी बिकता है और इधर देवघर और उधर भागलपुर, इधर मुंगेर या जमुई भी जाते हैं। हर जगह हमारा मशरूम यहाँ से सेल होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देर से बोई गई अरहर की फसल जो अभी फूल भरने की अवस्था में है, उनमें फल छेदक कीट के प्रकोप देखे जा रहे हैं। इस कीट से बचने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि क्लोरोपाइरीफास और
साइपरमेथ्रिन का मिश्रण जो कि बाजार में उपलब्ध है की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई सब्जियों की नर्सरी को घास या प्लास्टिक से ढक दें एवं मिट्टी के तापमान को बनाए रखने के लिए सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। किसान भाई केला की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। खेत में नमी होने की स्थिति में 0 टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का प्रयोग कर चना और अन्य फसलों की बुआई करें। उथली जुताई के लिए रोटावेटर का प्रयोग कर समय और ईंधन की बचत कर सकते हैं। छोटे किसान बैल चलित भोरमदेव सीड ड्रिल का प्रयोग कर चने की कतार से बोनी कर सकते हैं। तापमान को ध्यान में रखते हुए मटर की बुआई में और अधिक देरी न करें, अन्यथा फसल की उपज में कमी होगी और कीड़ों का प्रकोप अधिक हो सकता है। बुआई से पहले मृदा में उचित नमी का अवश्य ख्याल रखें। उन्नत किस्मों में पूसा प्रगति अर्किल का चयन कर सकते हैं। बीजों को कॉकनासी, कैप्टान या थायरम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुआई करें। उसके बाद फसल विशेष राइजोबियम का टीका अवश्य लगाएं। बैंगन, टमाटर में यदि फल छेदक, सिर छेदक और फूल गोभी एवं पत्ता गोभी में डायमंड बैक माथ की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 4 से 6 प्रति एकड़ की दर से लगाएं और प्रकोप अधिक हो तो स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फूल गोभी की फसल लेने के लिए यह उचित समय है। छोटी अवधि वाली किस्मों के पौध 5 से 6 सप्ताह बाद रोपाई करें। रोपाई 60 गुणे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें एवं देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई 3 से 4 सप्ताह की पौध को करें। रोपाई की दूरी 65 गुणे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि अरबी, जिमीकंद, अदरक और हल्दी में मिट्टी चढ़ाने का काम करें और यूरिया की खुराक दें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आम के बागों में पत्ते अगर काले दिखाई दें तो यह फुदका कीट के प्रकोप हैं। इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं को कृमि रोग से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल इत्यादि दवाइयाँ पशु चिकित्सक की सलाह से खिलाएं। यदि खुरपका, मुहपका, लंगड़ी, गलघोंटू आदि रोगों का टीकाकरण नहीं करवाया हो तो इस माह अवश्य अपने मवेशियों को टीका लगवा लें। पशुओं के लिए हरी घास बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है, अतः पशुपालक ध्यान दें कि हरे चारे के साथ पशुओं को सूखा चारा भी अधिक मात्रा में खिलाएं एवं दस्त जैसी बीमारियों से बचाएं। पोल्ट्री हाउस के फर्श पर ओवन की राख स्प्रे करें। 6 से सप्ताह के पोल्ट्री पक्षियों को रानीखेत और चेचक की बीमारियों से बचाने के लिए उचित टीकाकरण करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम उमरी, जिला सतना के किसान कालीचरण वर्मा ने। आप आंवला के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो कालीचरण जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा आंवले की फसल में पौध संरक्षण। आंवला बहुत ही एक उपयोगी फसल है और पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में इसकी जो है डिमांड है। समस्या वहाँ जाती है जब हम देखते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े बीमारी इन सब का जब जो है अटैक होता है। किसान भाइयों, आंवला के बाग में छाल भक्षक कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट पौधों के तनों में घुसकर उसकी छाल और तना को खाकर नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इस कीट का समय रहते नियंत्रण करें। पौधे हमारे तैयार हो गए तो पौधे में सबसे ज्यादा मेजर समस्या जाती है हमारी जो भी है, सबसे बड़ी समस्या है इंदरबेला की जो भी है। किसान इसने हतप्रभ है और बहुत ही परेशान है। जब ये कीड़ा जो है रात के समय में एक्टिव होता जो भी है और पूरी जो है उसके तने को कुतरना शुरू कर देता है और उसकी जो बीट होती है पूरा पौधे के ऊपर से लेके नीचे लड़ी बना के पूरी दिखने लगती है, उस जाली के रूप में दिखने लगती है जो भी है। इंदरबेला की बात करें तो जहाँ से इंदरबेला जो है वो रहता है जो भी है उस जगह पे
छोटा छोटा कॉटन के टुकड़े ले लो जो भी है, और कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें बाजार में जो उपलब्ध हो, और उसमें डुबा के, नहीं हो तो मिट्टी का तेल भी होता है आजकल, कई लोग मिट्टी के तेल ग्रीस वगैरह मिला के अगर उसमें आप डाल देंगे और ऊपर से हाथ में छोटा सा लेप बना दें, मिट्टी का पेस्ट बना ले जो भी है, उसमें कॉटन में डालें और मिट्टी को उसके अंदर बंद कर दें। उसके अंदर जो कीड़ा होगा जब उसको कुछ नहीं मिलेगा और उसको जो है सुगंध से, जो कि जो अपना कई प्रकार के फॉजिन गैस होती हैं जो कि रिलीज की जाती है इंसेक्टिसाइड में, वो उससे जिंदा नहीं रहेगा और अंदर जो है मर जाएगा। इससे हम प्रबंधन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला के बाग में लगने वाले कीटों की बात करें तो गाल मिर्च और रस चूसक कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इन कीटों के कारण पौधों की बढ़वार और फलों के उत्पादन में कमी आती है, इसलिए किसान भाइयों इनकी पहचान कर नियंत्रण करें। दूसरा है जो भी है इसमें जो भी है गॉल मेकर क्या होता है, जो पहले जो है टहनी, जहाँ पे पेंसिल आकार की टहनी होती है वहाँ पे अंदर रहता है, धीरे धीरे गांठ बनाना शुरू कर देता है और गांठ बना के जो भी है धीरे धीरे ग्रोथ करता रहता है। ग्रोथ करने के पश्चात अगर हमने ध्यान नहीं दिया और उसी टहनी में जाके आगे फसल लग गई, हमारे फ्रूट्स जो है आंवला के लग गए, तो देखा गया वजन के कारण वो वहाँ से पूरी टहनी पूरी टूट जाती है और हमारा पूरा आर्थिक जो है नुकसान हो जाता है। या कि कई बार हवा ऐसी चलती, तेज हवा चल गई तो वो टहनियाँ जो है टूटना स्टार्ट कर जाती हैं। इसका प्रबंधन करने के लिए कैसे किया जाए जो भी है, किसान भाई सिंपल सस्ता जो है सुंदर उपाय जो भी है, सबसे जहाँ पे गठान है, जहाँ पे आपको दिख रहा है निकल, तो शुरुआती अवस्था में अगर दिख गया तो वहाँ से कट करके आप जो भी है दूर कहीं जला दें, क्योंकि अगर उसका अंडा जो अंदर रह गया, उसका कीड़ा अगर अंदर रह गया, प्यूपा उसका अंदर रह गया, तो वो फिर जाके उड़ के आएगा और आपकी फसल में अटैक करेगा। तो कोशिश करें बहुत नीचे गड्ढे में गड़ा दें या कि फिर उसको जो है जला दें जो भी है। किसान भाइयों, गाल मिर्च कीट का रासायनिक नियंत्रण करने के लिए आप ट्राइजोफास 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें, जिससे इस कीट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार क्या होता देखा गया है जो भी है कि फसल जब हमारी फसल फ्लावरिंग में होती है तभी जो है माहू का अटैक होता है हमारी फसल में जो भी है। तो माहू का अटैक जो है होता है कब होता है, जब मॉइस्चर वगैरह की जो है उस समय ह्यूमिडिटी थोड़ा सा कम हो जाती है। तो ध्यान रखें इस समय में तत्काल आप जो अगर पौधे की पहुंच तक हैं तो उसमें 8 ग्राम इमिडाक्लोरपिड या कि थायोमेथाक्साम एक पंप में मिला के जो भी है आप स्प्रे करा देंगे तो माहू की समस्या जो हमारी जो है हमेशा के लिए जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपसे विदा लेता हूँ। निश्चित रूप से आप हो सकता है आंवले की फसल के लिए जो भी है मेरी कही हुई बातों से ज़रूर जो भी है लाभ प्राप्त करेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।